हमारे को बेसिकली डायबिटीज के बारे में ऐसा नहीं सोचना कि अरे मेडिकल बीमारी है, नहीं, किसी को भी हो सकती है। हम देखते हैं हमारे इतने सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, गायनेकोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं जिनको ये बीमारी हो सकती है। तो इसके बारे में एक बेसिक आइडिया लेना कि ये क्या है, कहाँ से शुरू होती है, कौन कौन से इसमें हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना और बहुत जरूरी है। और ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इसको कैसे डायग्नोस करते हैं और इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारे जो टॉपिक्स होंगे आज थोड़े से वेरिड होंगे, ठीक है। हम शुरू करेंगे पैनक्रियास के साथ, ठीक है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि भाई ये एक हमारे बॉडी का एक अंग होता है, बहुत जरूरी अंग है, ठीक है। और ये जो अंग है सबसे सेंटर में होता है डायबिटीज के, यानी कि भाई डायबिटीज जो बीमारी होती है बहुत बारी इस अंग के साथ ही रिलेटेड होती है, ठीक है। तो बेसिकली आज हम पहले पैनक्रियास के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया ले लेंगे और फिर उसके बाद हम अलग अलग प्रकार की डायबिटीज के बारे में बात करेंगे, फोकस रखेंगे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में, ठीक है, कैसे डायग्नोस किया जाता है, और थोड़ा सा बेसिक ट्रीटमेंट के बारे में, बिना जो अभी हम दवाइयों के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, डायबिटीज जो होती है ना, बड़े 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 प्रकार की होती है, लेकिन दो सबसे जरूरी होती हैं, डायबिटीज टाइप 2 और डायबिटीज टाइप 1। मैंने डायबिटीज टाइप 2 को इसलिए ग्रीन में और ज्यादा बड़ा दिखाया है, क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमनली पाई जाती है मेडिकल प्रैक्टिस में, ठीक है। और फिर साथ ही साथ उसके बाद है नंबर 2 पे डायबिटीज टाइप 1, और फिर उसके बाद और भी प्रकार की डायबिटीज होती हैं, ठीक है, लेकिन वो इतनी कॉमन ही होती है, जैसे कि मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, MODY, ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के साथ रिलेटेड होती है, ठीक है। ड्रग्स के साथ भी डायबिटीज हो सकती है, जैसे कि उनका एक साइड इफेक्ट हो सकता है डायबिटीज, और कुछ वायरल इन्फेक्शंस होती हैं जिसके साथ डायबिटीज का देखा गया है कि रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। हम आखिरी की 4 डायबिटीज तो उतना ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, ठीक है, लेकिन डायबिटीज टाइप 2 एंड डायबिटीज टाइप 1 पर हम ज्यादा आज फोकस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम जिससे पहले बात करें कि भाई ये डायबिटीज क्या है, कहाँ से शुरू हुई है, हमारे को पहले देखना है कि भाई जो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है वो क्या है, कि किस चीज की वजह से ये हमारे को अफेक्ट करती है। तो जो पैनक्रियास होता है वो एक ऐसा ऑर्गन है, ठीक है, जो सेंटर में है इसके डायबिटीज बीमारी के, ठीक है। उसका मतलब ये है कि भाई जो ये बीमारी है, अगर पैनक्रियाज में कुछ प्रकार की भाई प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं तो वो डायबिटीज को पैदा कर देती है। तो पैनक्रियाज के बारे में पहले जानना बहुत जरूरी है। तो जो पैनक्रियाज होता है ये एक बेसिकली एक अंग है हमारे बॉडी का, बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, ठीक है, जो हमारे एपिगैस्ट्रियम में पाया जाता है। उसका मतलब है कि अब्डोमेन के ऊपरी भाग में, ठीक है, और बीच में, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि ये जो ऑर्गन है, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर और लिवर के लेफ्ट साइड पर होता है, बाएं साइड पर, ठीक है, अगर हम अपने आप में देख रहे हैं, ठीक है, और स्प्लीन के राइट साइड, दाएं साइड पर होता है, ठीक है। ये ऑर्गन जो है आपका पैनक्रियास अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है, 65 से 80 85 ग्राम का होता है, ठीक है। और इसका जो पूरी जो शेप है 3 भागों में डिवाइडेड होती है, एक्चुअली में 4, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी होती है, ठीक है, उसका सर होता है, उसका गर्दन होता है, उसका एक शरीर होता है, उसका मतलब बॉडी, और उसकी एक पूंछ होती है, ठीक है, टेल। इवन तो हमारी बॉडी में एक्चुअली में पूंछ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो उसका जो सर होता है, दैट इज जो हेड ऑफ द पैनक्रियास होता है, वो जो छोटी आंत होती है उसके एक जो डुओडेनम होता है, उसका जो पहला भाग होता है छोटी आंत का, उसके अंदर बैठा होता है, ठीक है। जो पैनक्रियास होता है, तो हमारी बॉडी के ना कुछ भाग होते हैं, ठीक है। अगर हम अपने आप को आगे से लेकर पीछे तक देखें, ऊपर से नीचे नहीं, आगे से पीछे तक, तो जो पैनक्रियास होता है वो पिछले भाग में होता है, उसका थोड़ा सा भाग आगे की भाग में होता है, और फिर जो उसका जो मेन बॉडी होता है वो पीछे के भाग में होता है, जो पेट के पीछे से जाता है, उसको हम, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल बोलते हैं, ठीक है। और जो उसकी जो पूंछ होती है वो जो है स्प्लीन के साथ साइड पे जाकर के पास में टिकी हुई होती है। तो जैसे हमने कहा इसके 3 भाग होते हैं इसकी बॉडी के, ठीक है, पैनक्रियास को। और जो
एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है उसका डक्ट। ठीक है, हम डक्ट क्या होता है अभी हम अगली स्लाइडों में बात करने वाले हैं, उसका महत्व क्या होता है वो भी हम अगली स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन आपको ये डक्ट, ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट और एक्सेसरी डक्ट, ठीक है, ये शब्द याद रखना है बस अभी 2 मिनट के लिए। ठीक है, डक्ट मैं ऐसा समझता हूँ कि भाई ब्रिज होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने का। ठीक है, तो हमारे को ये याद रखना है। तो 2 प्रकार के डक्ट होता है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, और एक्सेसरी डक्ट। और फिर पैंक्रियास की ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, वो 2 प्रकार की मेजर, आई मीन, और छोटी छोटी आर्टरी से तो होती है, लेकिन 2 प्रकार की मेजर आर्टरी से होती है, सिलियाक आर्टरी और एक होती है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, तो अभी हम लोग जो मैंने अभी आपको पैनक्रियास के बारे में बताया, ठीक है, मैंने ये जो स्लाइड है जानबूझ के डाली है, क्योंकि ये जो 2 शब्द आप देख रहे हैं ना, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ये बार बार आएंगे। ठीक है, हम चाहे आज डायबिटीज के बारे में बात करें, हम थायराइड के बारे में बात करें, हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करें, बेसिकली कहीं ना कहीं ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन शब्द है जो आएंगे ही आएंगे। तो हमारे को ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो हम पहले लेते हैं एंडोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन बेसिकली जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली हार्मोन मैं सोचता हूँ एक प्रकार का केमिकल होता है, ठीक है, जो बॉडी में बनता है, ठीक है, और बेसिकली जो हमारे बॉडी के दूर दूर तक जो पूरे अंग होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनके फंक्शन को कभी कभी कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो बेसिकली जो एंडोक्राइन होता है फंक्शन होता है, वो जो होते हैं केमिकल्स, ठीक है, एक हमारा मेन ऑर्गन होता है, उसका नाम है पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी ऑर्गन ग्लैंड, ठीक है, वो आप समझ लीजिए कि भाई हमारे जो दिमाग होता है उसके थोड़े से नीचे ये भाग में होता है, और वहां से ये हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, खून में जाते हैं और खून से पूरे बॉडी में स्प्रेड होते हैं। जैसे कि भाई थायराइड हार्मोन है, ठीक है, थायराइड हार्मोन, ठीक है, जो होता है कंट्रोल पिट्यूटरी से होता है, थायराइड से निकलता है, लेकिन उसका इफेक्ट आप देखते हैं कि खून की बदौलत पूरे बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, सिमिलरली भाई भाई एक कॉर्टिसोल होता है, एक होता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ये हो गया है एंडोक्राइन। ठीक है, उसका मतलब कि भाई हार्मोन खून में पहुंचा और खून से पूरे बॉडी में गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक्सोक्राइन की। ठीक है, एक्सोक्राइन जो होता है ये भी एक केमिकल और एक हार्मोन ही होता है। ठीक है, बेसिकली इसका ये होता है कि भाई खून के अलावा, ठीक है, खून में नहीं जाता है ये एक डक्ट में जाता है, जो हम पैनक्रियाटिक डक्ट की बात कर रहे थे, जो हमने बोला था एक ब्रिज की तरह सोचिए कि भाई वो ब्रिज एक अंग को दूसरे अंग तक जोड़ रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब जैसे पसीना होता है उसका बेसिकली, ठीक है, थूक होती है, वो भी एक एक्सोक्राइन हार्मोन की तरह है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, वो केमिकल को बनाता है। तो फिर से एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस ये है कि भाई एंडोक्राइन जो होता है वही केमिकल खून में जाता है और फिर दूर दूर तक बह पाता है, दूर दूर तक अंगों का फंक्शन को कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, दूर दूर के अंगों को का फंक्शन कंट्रोल कर पाता है। और जो एक्सोक्राइन होता है वो एक डक्ट के द्वारा, जो एक ब्रिज होता है उसके द्वारा पहुंचता है, और वो भी अपना कुछ ना कुछ कंट्रोल करता है बॉडी का फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, तो अब हम वापस आ जाते हैं पैनक्रियास पर। ठीक है, हमने पहले तो भाई पैनक्रिया की एनाटॉमी की भाई दिखता कैसा है, ठीक है, उसके बारे में हमने बात करी। अब हम देखते हैं कि भाई पैनक्रिया जो होता है वो हर हमारा ऑर्गन सेल से बना होता है। तो पैनक्रिया के जो अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें वो कैसे दिखेगा, तो बेसिकली पैनक्रिया का जो होता है, सेल्स जो होते हैं ना, बहुत से सेल होते हैं जो एक ग्लैंड को बनाते हैं, कोई भी ऑर्गन को बनाते हैं। ये जो सेल्स होते हैं एक सब यूनिट को बनाते हैं, और ये सब यूनिट्स एक साथ पूरे ग्लैंड को बनाते हैं। तो जो पैनक्रियास का एक सब यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं एसिनस या एसिनाई। ठीक है, बहुत जब होता है तो उसको एसिनाई बोला जाता है। ठीक है, उसका जो होता है बेसिकली वो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है, जो आप लोगों को मैंने अभी बताया था। तो वो एक्सोक्राइन फंक्शन करता क्या है कि भाई जो हमारा जो बॉडी में जो हम खाना लेते हैं, भाई कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जैसे कि भाई चावल हो गया, रोटी हो गई, ब्रेड हो गई, ठीक है, या भाई हम लोग प्रोटीन मुर्गा ले लेते हैं, या कोई चर्बी वाला खाना ले लेते हैं, वो जब हमारी छोटी आंत तक पहुंचता है, ठीक है, जो पैनक्रियास होते हैं उसमें जाइमोजेन होता है, जाइमोजेन ग्रैन्यूल्स, जहां से भाई ये जो है छोटे छोटे हॉर्मोन्स बनाता है। ठीक है, और पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा, ठीक है, ये आंत में पहुंचते हैं और उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये हो गया इसका एक एक्सोक्राइन फंक्शन। अब पैनक्रिया का एक होता है एंडोक्राइन फंक्शन। ठीक है, और आज की जो टॉक है डायबिटीज, ठीक है, वो इसके एंडोक्राइन फंक्शन के साथ ही रिलेटेड होगी। उसका मतलब ये है कि भाई पैनक्रियाज में जो होते हैं कुछ ऐसे हॉर्मोन्स बनते हैं, ठीक है,
और वो बेसिकली हमारी बॉडी के शुगर को कंट्रोल करते हैं, जो इसका एंडोक्राइन फंक्शन होता है, ठीक है। और इसका एंडोक्राइन फंक्शन होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स, ठीक है, जिसके में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, ठीक है, और डेल्टा सेल्स, ठीक है। और ये अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल जो होते हैं, ठीक है, ये 3 सेल 3 प्रकार के अलग अलग हार्मोन्स को बनाते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम ऑब्वियसली भी और अगली स्लाइडों में बात करेंगे। और ये जो हार्मोन्स होते हैं आपके जो शुगर के लेवल है जो या डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है, ठीक है। तो हम अगली स्लाइड पर आते हैं प्लीज। ठीक है, तो जैसे हमने अभी बोला कि भाई एंडोक्राइन फंक्शन जो होता है, ठीक है, उसको हमारे को डायबिटीज से लेना देना है, ठीक है। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में हमने बस बात करी थी कि भाई 3 प्रकार के सेल्स होते हैं भाई जो एंडोक्राइन फंक्शन को, ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में, ठीक है, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है अल्फा सेल, फिर बीटा सेल और फिर डेल्टा सेल। तो जो अल्फा सेल होता है, ठीक है, उसमें से ग्लूकागॉन निकलता है। ग्लूकागॉन जैसे आप समझ रहे नाम में ही है ग्लूकोज, उसका मतलब शुगर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ग्लूकागॉन जो अल्फा सेल से निकलता है, वो जो है हमारा शुगर बढ़ाता है, ठीक है। तो आपने तो देखा है कि भाई शुगर की बीमारी, डायबिटीज में शुगर बढ़ता है, तो ये होता है जो एक्चुअली में जो ग्लूकागॉन बढ़ाता है, जो एक्चुअली में जो शुगर की या डायबिटीज की जो बीमारी होती है, ठीक है, उसका जो मेन रिलेशन है वो इन बीटा सेल से होता है। क्यों? क्योंकि बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन बनाते हैं, और जो इंसुलिन होता है वो बढ़ते हुए ग्लूकोज को घटाने में मदद करता है। तो बेसिकली अब जब भी कभी भी किसी भी प्रकार की बीटा सेल में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई आशंका हो जाए या वो ठीक से काम ना कर रहा हो, तो बेसिकली अल्फा सेल तो अपना काम करते रहेगा, ठीक है, तो वो ब्लड शुगर बढ़ाते रहेगा और कंट्रोल में नहीं रख पाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो डेल्टा सेल्स होते हैं वो एक प्रकार का जो है केमिकल बनाते हैं जिसका नाम होता है सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। और सोमैटोस्टैटिन जो होता है वो दोनों अल्फा सेल और बीटा सेल, उसका मतलब ग्लूकागॉन और इंसुलिन को, ठीक है, रोकता है, ठीक है, और एक बैलेंस बनाने में मदद कर देता है, ठीक है। जो आप ये फोटो देख रहे हैं, ये जो फोटो आपने देखा, इसमें जो है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है ये पूरा। और इसमें जो है बाहर में जो आप देख रहे हैं जो लाल रंग के जो सेल है वो अल्फा सेल होता है, और जो बीटा सेल होते हैं, ठीक है, वो बीच में है, जो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा लाइट ब्लू और डार्क ब्लू कलर के हैं, ठीक है। और उसी के बीच में, ठीक है, डेल्टा सेल्स होते हैं जो बेसिकली सोमैटोस्टैटिन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हमारे को ये भी पिक्चर हिस्टोलॉजिकली याद रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी हम बात करेंगे कि भाई पैनक्रियास के क्या क्या फंक्शन होते हैं फिजियोलॉजिकली, उसका मतलब कि भाई ये कैसे हमारे बॉडी में, ठीक है, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम पैनक्रियास के बहुत फंक्शन होते हैं, लेकिन 2 हमारे को बहुत जरूरी है। फिर से हम बात करेंगे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, जिसकी हम अभी तक बात कर रहे हैं। तो अभी आप क्या करिए, फोकस करिए जो नीचे वाला जो बॉक्स है, जिसमें मैंने बॉक्स बनाया है, ठीक है, जिसमें लिखा है एसिनार सेल्स है सिक्रीटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो बेसिकली आपको याद होगा कि भाई एक्सोक्राइन जो बेसिकली रिलेटेड होता है कि जो हार्मोन निकलेगा वो डक्ट में जाएगा, वो एक ब्रिज के थ्रू जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं जो बीच में जो पैनक्रियाज है उसके बीच में एक ग्रीन कलर का एक डक्ट जा रहा है, पाइप जा रही है। ये जो पाइप है आप देख रहे हैं, ठीक है, ये छोटी आंत में जाकर मिल रही है, जहां पर वो लिखा है डाइजेस्टिव एंजाइम बॉक्स के अंदर। तो बेसिकली होता क्या है कि जो अभी हम फिर से एक्सोक्राइन फंक्शन की ही बात कर रहे हैं, अभी हम डायबिटीज और शुगर के फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली जो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है, ठीक है, जो आपका पैंक्रियास है, ठीक है, ये बहुत से केमिकल बनाएगा, ठीक है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये जाएंगे, ठीक है, छोटी आंत में जाएंगे। जो खाना आता है आपके पेट में, ठीक है, थोड़ा सा टूट कर सॉफ्ट होकर छोटी आंत में आता है। ये छोटी आंत में आकर जो ये एक्सोक्राइन हार्मोन्स होते हैं पैंक्रियास से निकलते हैं, वो इस खाने को तोड़ देते हैं। वो चाहे चर्बी हो, फैटी फूड हो, चावल हो, प्रोटीन हो जैसे अंडा हो, या मीट हो किसी प्रकार का, उसको तोड़ता है, ठीक है। उसमें से एनर्जी अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है छोटी आंत, और फिर वो बड़ी आंत में फेंक देता है जहां पे हम पैखाने के रास्ते से इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फिर से एक्सोक्राइन फंक्शन पैनक्रियास का यही हो गया कि भाई वो खाने को तोड़ने में छोटी आंत में मदद करता है, ठीक है। अब हम मेन चीज जो एंडोक्राइन फंक्शन है, अब आप टॉप में आइए, ठीक है। वो आप देख रहे हैं कि जो है जो टॉप का जो बॉक्स है जो कह रहा है पैनक्रियाटिक हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है। बेसिकली ये करता क्या है कि पैनक्रियास जो होता है, ठीक है, ये हार्मोन को बनाता है,
ठीक है, और सीधे ब्लड में, खून में भेज देता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे वो जो एरो है, वो जो ग्रीन वाला जो आपका जो ट्यूब है, ठीक है, वो आपके सीधे खून में दे देता है, चीनी के लेवल को कंट्रोल करता है। मैं इसको ऐसे सोचता हूँ, जैसे मैं आपको बताया एक्सोक्राइन के बारे में, कि भाई ये एक ब्रिज है जो भाई मुझे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, ठीक है। और एंडोक्राइन का मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि खून के साथ रिलेटेड होता है, तो मैं इसको सोचता हूँ कि एक नदी है जिसमें पानी जो है, जिसमें जो पानी है वो बह रहा है, और जो खून है मैं उसको नदी की तरह लेता हूँ, और जो आपका इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है, वो एक आपकी नैया की तरह है, जो बेसिकली नदी के ऊपर, दैट इज खून के ऊपर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी तक हमने बात करी, और ये जानना जरूरी था कि भाई डायबिटीज से पहले किन किन चीजों का खेल होता है जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो अभी हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज में, ठीक है। जैसे मैंने कहा टाइप 2 सबसे जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई हम उसको सबसे ज्यादा देखते हैं अपने प्रैक्टिस में, लेकिन टाइप 1 भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो ऐसी ये बीमारी भी टाइप 1 ऐसी है कि भाई आगे चल के बिल्कुल जानलेवा हो सकती है। इसमें इसलिए हमारे को रखना जरूर ध्यान रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान टाइप 1 डायबिटीज के साथ आ गया है, तो उनको शायद हमारे को आईसीयू में डालने की जरूरत पड़ सकती है। हम इसके बारे में थोड़ा सा भी जानकारी लेते हैं। तो बेसिकली जो टाइप 1 डायबिटीज है, ठीक है, वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है, ठीक है, कि भाई मेरे जो है बॉडी है, ठीक है, उसमें खुद के सेल्स हैं, ठीक है। अगर कोई मेरे को बीमारी होती है, तो वो बीमारी बाहर से आती है और मेरे अंदर के बॉडी के सेल्स को मारती है। लेकिन अगर मेरे खुद के बॉडी के सेल्स दूसरी बॉडी के उसी सेल को अटैक करने लग जाए, उस पर वार करने लग जाए, ठीक है, तो भाई वो बीमारी पैदा कर सकती है, और हम उसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। इसमें जो है डॉक्टर शहजाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि भाई भारत के सैनिकों का काम होता है कि भाई दूसरे देशों के सैनिकों के साथ जंग लड़ना, ठीक है। लेकिन अगर भाई भारत के सैनिक खुद ही भारत के सैनिकों पर वार करने लग जाए, ठीक है, तो भाई हम उसको ऑटो इम्यून डिजीज की तरह सोचेंगे, ठीक है। तो हमारे खुद के बॉडी के और सेल्स खुद ही को अटैक करने लग जाए, ठीक है। तो डायबिटीज टाइप 1 में यही होता है कि खुद के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको एंटीबॉडीज बोल लीजिए, ठीक है। वो पैनक्रियास के जो सेल्स होते हैं, जो बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा डेल्टा। तो अल्फा शुगर को बढ़ाता है, बीटा जिससे इंसुलिन निकलता है, उसका पूरा खेल होता है, ठीक है, शुगर को कंट्रोल करने में। तो जब भी खुद के हमारे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, बीटा सेल्स पर वार करते हैं, ठीक है, और उनको घायल कर देते हैं, जिससे भाई इंसुलिन नहीं निकल पाता है, ठीक है, तो शुगर बढ़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अल्फा सेल तो अपना ग्लूकागॉन बनाकर काम कर ही रहा होता है, ठीक है। तो ये जो होता है टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है, ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि भाई ये जो होता है, देखा गया है, जो हमेशा नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन बहुत बारी मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स, ठीक है, बड़े पतले दुबले लोगों में दिखता है। हमारे को लगता है कि अरे भाई मोटा इंसान होगा, ठीक है, तो भाई शुगर की बीमारी होना बहुत चांस है उसका, ठीक है। जैसे हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में बात किया था, ठीक है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है, पतले दुबले लोगों में होती है। देखा जाता है कि भाई ये जो बीमारी होती है बहुत बारी, ठीक है, 35 से 40 साल के लोगों के जो नीचे होते हैं, उसकी कम उम्र के लोगों में होती है। क्यों? क्योंकि देखा गया है कि बहुत सी जो ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, वो जो है, ठीक है, यंग एज में, ठीक है, होने लग जाती हैं। तो इसलिए देखा गया कि भाई जो ये टाइप 1 डायबिटीज होती है, वो जो है यंग लोगों में पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया कि भाई टाइप 1 डायबिटीज जो होती है, थोड़ा सा नेसेसरी होती है। क्यों? क्योंकि भाई इसको कभी कभी टाइप 2 डायबिटीज से डिफरेंशिएट, उसके बीच में अंतर लेना में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम उसके बारे में कि कैसे थोड़ा बहुत हम अंतर कर सकते हैं उनके बीच में, हम आगे चल के बात करते हैं, ठीक है। तो जो डायबिटीज के साथ पेशेंट आता है, चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, ठीक है, वो कुछ सिम्टम्स के साथ आएगा, ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लमों के साथ आएगा जिससे आपको सोचना कि हाँ यार इसको डायबिटीज हो सकती है। किस प्रकार की डायबिटीज है कहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम उसका अंतर बाद में करते हैं। लेकर हमारे को यही चलना है कि भाई जो मरीज आता है, मोस्ट लाइकली ये होगा कि भाई उसको शायद टाइप 2 डायबिटीज ही हो, ठीक है। तो पेशेंट आकर कह सकता है कि भाई मेरे को बहुत भूख लगती है डॉक्टर साहब,
है, या मेरे को बहुत प्यास लगती है नर्स मैडम, ठीक है, या भाई मेरे को बहुत बारी लगता है कि पेशाब करना है, ठीक है, कि मैं रात को बार बार उठकर भाई मैं पेशाब करना चाहती हूँ भाई कम से कम 6 7 8 बार, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। उनको लगेगा कि भाई भाई शायद स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज में कि यार मैं खा तो बहुत रहा हूँ या रही हूँ, लेकिन भाई मैं वजन भी बहुत लूज कर रही हूँ, ठीक है। साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि भाई मेरे को शायद आंखों में थोड़ा सा धुंधलाहटपन हो रहा हो, ठीक है, और बिल्कुल ऐसा भाई दिक्कतों को लेकर आ सकता है, ठीक है, जिससे हमारे को सोचना है कि भाई शुगर की बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे को, मैंने आपको बताया कि भाई ये बीमारी थोड़ी सी जरूरी इसलिए है क्यों, क्योंकि इस बीमारी के साथ अगर कंट्रोल नहीं किया गया, ठीक है, तो ये आगे चलकर हमारे को सीधे शायद आईसीयू में भर्ती कर दे। तो इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है, इसका नाम होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इसको मैं सिंपली यही बताना चाहता हूँ कि भाई जब शुगर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो कुछ ऐसे हमारी बॉडी में हार्मोन चेंजेस होते हैं कि साथ ही साथ भाई थोड़ा सा एसिड भी इसमें बढ़ने लग जाता है। तो इसमें हमारे को ध्यान रखना होता है कि ऑब्वियसली भाई हमारी बॉडी को भाई एक एसिड और बेस के बीच में, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसको एक इक्वल रखने में बहुत फैक्टर्स चाहिए होता है। तो अगर भाई एसिड बढ़ जाता है तो उसको जो है एसिड को कम करने की कोशिश करती है बॉडी। तो बेसिकली अगर टाइप 1 डायबिटीज के साथ पेशेंट आया है, ठीक है, कंट्रोल में नहीं है उसकी शुगर बहुत समय से, तो वो एक कम से कम एक एसिडिक स्टेट में आ सकता है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा उसके सिम्टम यही हो सकते हैं कि भाई जो इंसान है उसको भाई लग रहा है कि भाई मेरे को बहुत थकावट हो रही है, आंखों में धुंधलाहटपन हो रहा है, भूख लग रहा है, बहुत पेशाब हो रहा है, बहुत प्यास लग रही है, ठीक है। तो जब भी कोई पेशेंट डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के साथ आता है, उसका मतलब कि बहुत एसिड है उसके बॉडी में, ठीक है, तो हम उसको धीरे धीरे इंसुलिन इंसुलिन ड्रिप पर चढ़ाते हैं, उसका ब्लड शुगर कम करते हैं, हम उसको फ्लूइड देते हैं, ठीक है, ताकि फ्लूइड के साथ साथ उसको हम रिहाइड्रेट कर सकें, ठीक है, क्योंकि एसिडिक कंडीशन हमारे को डिहाइड्रेट भी कर देता है, तो हम उसको रिहाइड्रेट कर सकें, ठीक है, और हाइड्रेशन बढ़ाकर, ठीक है, इंसुलिन जो है उसके दूर दूर तक पहुंच पाए, ताकि हमारा ये इंसुलिन के द्वारा हम ब्लड शुगर को कम कर सकें, ठीक है। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बहुत जरूरी होता है। तो जैसे हम लोग बार बार इंसुलिन 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 की बात कर ही रहे थे, तो टाइप 1 डायबिटीज में की एक ही ट्रीटमेंट है, वो है इंसुलिन, जिसके बारे में हम डिटेल में कल बात करेंगे, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है कि भाई डायबिटीज टाइप 1 ऐसी बीमारी है जिसमें जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं पैंक्रियास पे, उन पे वार किया जा रहा है, ठीक है, खुद के ही बॉडी के सेल्स से, ठीक है, कोई बाहर से वार नहीं कर रहा है, ठीक है। ब्लड शुगर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, यंग लोगों में होती है, नौजवान लोगों में होती है, पतले दुबले लोगों में होती है, ठीक है। और हमारे को इसमें बहुत ध्यान रखना होता है, क्यों, क्योंकि अगर इसको हमने कंट्रोल नहीं किया, इंसान बहुत एक एसिडिक स्टेट में आ सकता है, ठीक है, और वो हम अगर उसको भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो भाई वो उससे किसी भी इंसान की मौत हो सकती है आगे चल के, ठीक है। तो हम आगे चल के बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ठीक है, वेरी गुड। तो बेसिकली जिस प्रकार हम अभी टाइप 1 के बारे में बात कर रहे थे, तो टाइप 2 भी एक अलग प्रकार की ही ऑलमोस्ट ले लो बीमारी है। बेस लाइन इतना ही समझ लीजिए कि भाई इसमें भी ऑब्वियसली ब्लड शुगर इंक्रीज होता है, ठीक है, लेकिन जो है इसका जो ब्लड शुगर इंक्रीज होता है, इसका थोड़ा सा तौर तरीका अलग होता है। ये क्यों होता है, इसका मैकेनिज्म अलग होता है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि भाई टाइप 1 डायबिटीज में बीटा सेल्स पर वार किया जा रहा है और उनको घायल किया जा रहा है। टाइप 2 डायबिटीज में बेसिकली उनके ऊपर वार नहीं किया जाता, लेकिन देखा गया कि भाई धीरे धीरे आगे चलकर, ठीक है, जैसे इंसान थोड़ा सा बूढ़ा होने लग जाता है, जो बीटा सेल्स होते हैं उसमें जो है उनका जो नॉर्मल फंक्शन होता है इंसुलिन बनाने का और बाहर फेंकने का, उसका भाई फंक्शन कम हो जाता है। उसका मतलब कि भाई वो कम फेंकने लगते हैं। तो आपने देखा कि भाई अगर भाई इंसुलिन कम बनने लग गया, ग्लूकागॉन तो खैर बन ही रहा है, तो भाई ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये एक प्रकार का मैकेनिज्म होता है कि टाइप 2 डायबिटीज का। दूसरा ये होता है कि ये मेरे को एक्चुअली में फिजियोलॉजी में बताना चाहिए था, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इंसुलिन तो बन गया, ठीक है, भाई इंसुलिन खून के द्वारा आगे चल के बहुत अंगों में भी पहुंच गया, जहां पर भाई ये शुगर को कम करने में मदद करता है। तो ये कौन से अंग होते हैं? बेसिकली लिवर, ठीक है, और जो आपके आंत, ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो मसल्स होते हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स, ठीक है,
उनमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली रिसेप्टर को मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ कि भाई ब्रिज का एक अंत का भाग होता है, ठीक है, जिसको टाप कर आप दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो उस रिसेप्टर पर, ठीक है, ये जाकर इंसुलिन लग जाता है, और ये रिसेप्टर आपके, जैसे मैंने बोला, लिवर में होता है, आंत में होता है, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, और आपके मसल में होता है, वहां पर जाकर जुड़ जाता है, ठीक है। वहां पर बेसिकली कहता है कि अब मेरे को जो आपका जो ब्लड शुगर है, ठीक है, जो शुगर आपके खून में है, मैं उसको पसीजने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और फिर ये ब्लड शुगर को लेकर आपका लिवर में स्टोर करता है, छोटी आंत में उसको तोड़ने की कोशिश करता है, और मसल में जाकर उसको स्टोर कर देता है। तो बेसिकली अगर कभी भी, ठीक है, ये जो मसल है उसमें जाकर फिट नहीं हो पाता, ठीक है, या जाकर वहां पे जुड़ तो जाता है लेकिन काम नहीं करता है शुगर को खून से पसीजने का, तो बेसिकली वो डायबिटीज टाइप 2 का दूसरा मैकेनिज्म होता है, ठीक है। कि भाई पहला ये हो गया कि भाई शुगर इंसुलिन तो भाई कम क्वांटिटी में सिक्रीट हो रहा है, बाहर फेंका जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो सेल है उसका फंक्शन कम हो गया है। या दूसरा ये हो गया कि भाई अपना फेंक तो रहा है, अपना अच्छी क्वांटिटी में फेंक रहा है, लेकिन जहां पर उसको जाकर काम करना है, लिवर पर, छोटी आंत पर और मसल पर, वो वहां पर ठीक से जाकर काम ही नहीं कर रहा, खून में से ब्लड शुगर, खून में से चीनी को पसीजने का, ठीक है। तो ये इसका दूसरा वो हो गया। तो मैंने कहा कि सबसे पहले में कि भाई बुढ़ापे में जाते जाते आपका जो है बीटा सेल्स जो होता है कम इंसुलिन को बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बीमारी होती है, ठीक है, बूढ़े लोगों में पाई जाती है, जो यूजुअली देखा गया कि भाई 35 से 40 साल के जो और ऊपर के उम्र के लोग होते हैं उनमें पाई जाती है, ठीक है। दूसरी चीज जो है, ये जो है थोड़े से मोटे लोगों में पाई जाती है। अब ये मोटे लोगों के साथ क्या ये रिलेशन है, जो मैं बोल रहा था कि भाई वो इंसुलिन तो अपना बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो है मोटे लोगों में जो होता है वो जो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, जो आपकी आंत में होते हैं, जो वहां पर आपके मसल में होते हैं और लिवर में होते हैं, उसका फंक्शन कम कर देते हैं, तो वो इंसुलिन से जोड़ नहीं पाते, को जोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है टाइप 2 डायबिटीज का मैकेनिज्म, ठीक है। तो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज में भी इंसान जो है उन्हीं सिम्टम्स के साथ लेकर आएगा कि भाई मेरे को बहुत भूख लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, थोड़े से मोटे हो सकते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि टाइप 2 डायबिटिक्स भी मोटे होंगे, नहीं, ठीक है, पतले भी हो सकते हैं। बट देखा गया कि भाई बहुत से लोगों जो है जो टाइप 2 डायबिटीज के साथ आते थे वो थोड़े से ओवरवेट ही थे, ठीक है। और भाई पेशाब बहुत हो रहा है, ठीक है। तो ये भी सिम्टम्स सिमिलर ही थे, ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज के साथ भी हमारे को जो है भाई ट्रीटमेंट होती है। अब टाइप 2 डायबिटीज में बिल्कुल हम इंसुलिन तो दे ही सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई इंसुलिन बन रहा है, लेकिन हम अलग से भी इंसुलिन दे सकते हैं ताकि भाई अपना और इफेक्ट हो उसका, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जो बेसिकली पैनक्रियाज में, ठीक है, और इंसुलिन बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है। या जो आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, जो इंसुलिन रिसेप्टर्स जो इंसुलिन को पाना नहीं चाहते हैं, जिससे वो अ, अ, खून से चीनी को पसीज ले, ठीक है, उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि भाई कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, ओरल ड्रग्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली इन रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो आपके लिवर पर होते हैं, जो छोटी आंत पर होते हैं, ठीक है, जो आपके मसल में होते हैं, उनको ऐसा बना देते हैं कि भाई वो इंसुलिन को एक्सेप्ट कर सकें कि भाई आओ आप हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। तो ओरल ड्रग्स उसमें मदद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज है, ठीक है, तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। एक सबसे जरूरी कॉम्प्लिकेशन ये है जो मैंने लिखी नहीं है, वो होती है हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। जैसे कि हाइपरग्लाइसीमिया उसका मतलब शुगर बढ़ा है, हाइपोग्लाइसीमिया उसका मतलब शुगर घट गया। तो इसीलिए इंसुलिन और जो ये हमारे ओरल ड्रग्स होते हैं, जो जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, जिसके बारे में हम फिर से बाद में ही डिटेल में बात करेंगे, वो ब्लड शुगर को घटाने की कोशिश करते हैं। तो भाई अगर हमने भाई इसको भाई देते गए, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो आपका जो अल्फा सेल का जो ग्लूकागॉन का लेवल होगा वो इतना ही होगा, लेकिन इंसुलिन का लेवल और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो भाई जब इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है और ग्लूकागॉन का कम हो जाता है, तो वो ब्लड शुगर को नीचे गिरा देता है, और वो बिल्कुल जानलेवा हो सकता है और उससे मौत हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है सबसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एक काइंड ऑफ साइड इफेक्ट ले लीजिए,
ठीक है, जो बहुत हमारे को जिसके लिए बहुत सतर्क रहना होता है, और ये अचानक से आ सकता है इमीडिएटली दवा देने के बाद, ठीक है। लेकिन अगर किसी इंसान को भाई शुगर की बीमारी बहुत समय तक हो गई है, ठीक है, तो बेसिकली उसके जो जो है बहुत अंग इफेक्ट होते हैं। ऑब्वियसली नंबर वन होता है हार्ट, ठीक है। ऑब्वियसली डायबिटीज के साथ आपको दिल के दौरे का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ 2 से 3 ऐसे आपके अंग होते हैं जो अफेक्ट होते हैं। एक आंख, ठीक है, जिसमें बेसिकली पेशेंट, जैसे मैं बोल रहा था, आएगा कि भाई मेरे को डॉक्टर साहब आंखों में धुंधलाहट बहुत हो रही है, ठीक है, तो वो इसकी वजह से होता है। ये बेसिकली करता क्या है कि जो आपकी जो आंख है, ठीक है, उसमें एक किसी प्रकार की एक सूजन पैदा कर देता है, ठीक है, जिससे जो आपकी आंखों की रोशनी है, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं, कम हो जाती है, देखने में कमी हो जाती है, ठीक है। और आगे चल के, या आपको आगे चल के ऑलमोस्ट अंधा बना सकता है, अगर बहुत 10-20 साल तक अगर शुगर को कंट्रोल नहीं किया गया। उसी तरीके से जो ये आपको शुगर है, ठीक है, ये आपको आगे चल के नसों को मार सकता है। और ये किन नसों को मारता है? जो आपके हाथ पैरों में जो छोटे-छोटे जो नसें होती है, जो बिल्कुल वहाँ पे जाकर उन नसों का अंत होता है, उनको जाकर, ठीक है, मार देता है, ठीक है, उसमें इंफार्क्शन पैदा कर देता है। मतलब कि भाई नसों को जो होता है, ठीक है, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी मिलती है खून से, ठीक है। तो जो शुगर की बीमारी है, जिस तरह दिल के दौरे को पैदा करती है, उसी तरह नसों जो होती हैं, जो है उनको भी मार सकती है, इंफार्क्शन पैदा कर सकती है, ठीक है। तो जो पेशेंट है आपके पास आएगा, कहेगा कि भाई जब भी मैं चलता हूँ तो ऐसा लगता है कि भाई झुंझुनाहट हो रही है, ठीक है। कहेंगे कि ऐसा लगता है कि जब मैं अपना पैर जमीन पर रखता हूँ तो बहुत भाई कोई चींटियां काट रही हैं, या ऐसा लगता है कोई पैर में चाकू खोप रहा है। तो ऐसे करके ये बोल सकते हो गया कि कितने सालों से इनका शुगर की बीमारी है और कंट्रोल में है या नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से, ठीक है, जो शुगर की बीमारी है वो गुर्दे को भी चोट पहुंचा सकती है। गुर्दे का आपने देखा ही है, भैया ने आपको, डॉक्टर शहजाद ने आपको बताया ही था कल कि भाई बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये आपके पानी को कंट्रोल करने में बॉडी के मदद करता है, और बहुत से प्रोटीन को और बहुत से जो केमिकल्स होते हैं और जो सॉल्ट्स होते हैं, नमक होता है, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। तो देखा क्या गया कि भाई जिन लोगों को बहुत सालों से शुगर की बीमारी थी, ठीक है, होता क्या था कि उनका गुर्दे को चोट लगता था, और उस भाग को चोट लगता था जहां पर आपके प्रोटीन, जहां पे आपके सॉल्ट्स को, नमक को, और जहां से आपके पानी को, ठीक है, पसीजा पसीजा जाता है, ठीक है, बॉडी में रखने को या फेंका जाता है, ठीक है। तो वहां पर जब चोट लगती है तो लोगों ने देखा कि भाई कुछ ना कुछ तो बॉडी पहले बचाने की कोशिश करती थी, ठीक है, प्रोटीन या पानी या नमक, ठीक है। लेकिन चोट लगने के बाद ये सब बाहर निकलने लग गया। इसलिए जो है कभी कभी मैं इसको ऐसे भी सोचता हूँ कि जब मरीज आता है, कहता है कि भाई सर मुझे बहुत पेशाब हो रहा है, वो इसलिए क्यों? क्योंकि इसके जो है गुर्दे को के उस भाग को जो पानी को पसींचने में मदद करता है, उसको चोट लगी होती है। बॉडी जो है, गुर्दा है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और कहता है कि ठीक है, पेशाब करते रहो करते रहो करते रहो, और ये डिहाइड्रेशन कॉज कर सकता है, ठीक है। तो टाइम। उस ठीक है। तो अभी हमने बात करी दोनों डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 की, ठीक है। तो हम क्या, मैंने सोचा कि भाई क्या करते हैं, एक जल्दी से इसका रिकैप कर लेते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा कॉमन है, ठीक है, ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, दुनिया में, ठीक है। और कितनी ज्यादा? भाई टाइप 1 डायबिटीज के कंपैरिजन में कम से कम 9 से 10 गुना ज्यादा। तो बेसिकली, ठीक है, 90% जो मरीज हम देखते हैं जिनको हमारे को शक होता है शुगर की बीमारी हो, ठीक है, वो टाइप 2 डायबिटीज होंगे। 5 से 10% मरीज यूजुअली टाइप 1 होते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि भाई टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है, ऑटो इम्यून होती है। टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते हुए होती है, ठीक है। टाइप 1 डिजीज, ठीक है, नौजवान लोगों में ज्यादातर पाई जाती है। टाइप 2 डायबिटीज जो है थोड़े से बूढ़े लोगों की तरफ जो होती है उनमें पाई जाती है। दुबले और मोटे लोगों में पाई जाती है, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज में वो एसिड बढ़ने का रिस्क और हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज की जो ट्रीटमेंट होती है, ठीक है, मेनली वो सिर्फ इंसुलिन से होती है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, के लिए आपके अलग अलग प्रकार के जो है ओरल ड्रग्स होते हैं, ठीक है, और इंसुलिन दोनों के साथ हो सकती है।
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, तो भाई हमने अभी देखा कि भाई ओवरऑल ये डायबिटीज होती क्या है। अब हम देखते हैं कि भाई डायबिटीज को हम कैसे डायग्नोज करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा पेशेंट सबसे पहले आपके पास आया, भाई पूरा हिस्ट्री बताता है कि भाई मेरे को ये तकलीफें हो रही है। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है भाई इसको शुगर की बीमारी है। अब भाई मुझे ये कैसे पता कि भाई शुगर की बीमारी का शक है। ठीक है, अब हमारे को उसको करना है कि भाई ओके शुगर की बीमारी है या नहीं है। तो उसी के लिए हम इनका आरबीएस चेक करते हैं। ठीक है, उसी के लिए हम इनका फास्टिंग ग्लूकोज चेक करते हैं। उसी के लिए हम इनका पोस्ट प्रैंडियल मतलब चीनी देने के बाद हम इनका ब्लड शुगर चेक करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम इनका हीमोग्लोबिन A1C चेक करते हैं। हमने पहले लैब्स वाले टॉक में भी बात करी थी कि भाई जब भी भाई कुछ ऐसा पेशेंट आता है। ठीक है, तो हम कभी भी बस एक अचानक से रीडिंग से के हिसाब से हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो हमारे को मल्टीपल रीडिंग्स लेना जरूरी होता है। ठीक है, तो जैसे हमने उस दिन भी बात किया, अगर किसी का रैंडम ब्लड शुगर 125 से ऊपर है या 140 से ऊपर है, हमारे को सोचना है कि भाई इस पेशेंट इंसान को शायद शुगर की बीमारी हो सकती है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इनका हीमोग्लोबिन A1C 6.5 से बढ़कर है तो शुगर की बीमारी होने का हमारे को डर रहता है। उसी प्रकार अगर फास्टिंग इनका ब्लड शुगर 125 से ऊपर है, ठीक है, तो शुगर की बीमारी होने का डर होता है। और अगर उसी प्रकार हमने इनको चीनी दी 75 ग्राम और उसके 2 घंटों के बाद हमने चेक किया और हमने देखा कि भाई इनका ब्लड शुगर 180 से ऊपर है। ठीक है, तो हमारे को डायबिटीज का डर होता है। तो हमने अभी 4 टेस्टों के बारे में बात करी। ठीक है, खून के टेस्ट। ठीक है, हीमोग्लोबिन A1C, आरबीएस, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और पोस्ट प्रैंडियल, उसका मतलब 2 घंटे खाना खाने या चीनी खाने के बाद। ठीक है, अगर इन 4 टेस्ट में से कोई भी 2 से ज्यादा टेस्ट पॉजिटिव आ गए, ठीक है, कि भाई 2 में दिखा दिया कि भाई शुगर बढ़ा है, तो हम कहते हैं कि इस इंसान को शुगर की बीमारी है। ठीक है, तो ये तो हमारे को हो गया कि भाई चलो हमने शुगर की बीमारी कर दी गारंटी। ठीक है, हम जिस तरह नंबरों का खेल होता है, ठीक है, हमने देखा कि भाई ज्यादातर तो भाई हमारे को लगता है कि भाई टाइप 2 डायबिटीज ही होती है दुनिया में। तो भाई जब डायबिटीज की बीमारी का हमारे को पता लग गया कि भाई इसको डायबिटीज की बीमारी है, इसका ब्लड आरबीएस बढ़ा है, हीमोग्लोबिन A1C बढ़ा है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि भाई टाइप 2 डायबिटीज है। ठीक है, लेकिन हमने वहीं पर देखा कि भाई ये एक नौजवान इंसान है भाई, 15 साल का बच्चा आया है। ठीक है, और उसका ब्लड शुगर इतना बड़ा है। उसने कहा कि भाई मेरे परिवार में भी पापा और मम्मी को ब्लड शुगर की बीमारी है और मम्मी को जो है ब्लड शुगर भाई उनकी बीमारी डायग्नोस हुई थी जब वो 28 या 30 साल की थी। तब हमारे को सोचना होगा कि ठीक है भाई यंग इंसान है, पतला दुबला है। ठीक है, फैमिली में भी शुगर की बीमारी है जो काफी यंग उम्र में उसकी मम्मी को डायग्नोस हुई थी। तो हमारे को टाइप 1 डायबिटीज के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जैसे हमने बात कर रहे थे कि भाई टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो अपने खुद के जो सेल्स होते हैं जिनको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, वो जो है पैनक्रियास के बीटा सेल्स पे वार करती है। ठीक है, तो थोड़ी अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो सबसे कॉमन एंटीबॉडीज होती हैं वो आइलेट सेल एंटीबॉडीज होती है और इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, तो हम कुछ ये बहुत स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट होते हैं जो हम भेजते हैं और अगर ये एंटीबॉडीज पॉजिटिव आती है तो ये हमारे को और गारंटी कर देती है कि भाई चलो इस इंसान को टाइप 1 डायबिटीज है। ठीक है, और भी एंटीबॉडीज होती हैं लेकिन वो उतनी कॉमनली पाई नहीं जाती है टाइप 1 डायबिटीज में। ठीक है, और वो जो जांच होती है मुझे पता लगा कि और ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो जो सबसे ज्यादा कॉमन होती है फिर से वो आइलेट सेल ऑटो एंटीबॉडीज होती है और इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि भाई हमने हमने अभी बात करी भाई हम इंसुलिन के द्वारा कंट्रोल करते हैं, हम बहुत से ड्रग्स के द्वारा कंट्रोल करते हैं, लेकिन भाई इंसुलिन और ड्रग्स में तो भाई पैसे लगते हैं। तो हम क्यों ना कोई ऐसा उपाय ढूंढने की पहले कोशिश करें भाई जो हमारे को फ्री में हो जाए। ठीक है, तो शुगर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है, ठीक है, स्पेशली वंस अगेन टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, जो हम अपने बहुत से चीजों से कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत बारी उसको हम रिवर्स कर देते हैं। उसका मतलब कि भाई हम उसको काफी हद तक ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, टाइप 1 थोड़ा सा अलग खेल होता है। ठीक है, जो हम उपायों के बारे में बात करेंगे वो ब्लड शुगर को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन इंसान को इंसुलिन की तो जरूरत पड़ेगी ही,
ठीक है, ब्लड शुगर को अच्छी तरह कंट्रोल करने में। तो बेसिकली कौन से उपाय हैं? एक होता है कि एक्सरसाइज करना, ठीक है, कि भाई वजन को हमारे को अपना कंट्रोल रखना जरूरी है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटिक्स में। क्यों? क्योंकि वो थोड़े से मोटे होते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज करना, उसका मतलब कि भाई रोज भाई कम से कम आधे घंटे 45 मिनट अगर हो सकता है, ठीक है, तेजी से चलना, ठीक है, कोई स्पोर्ट खेल लेना, ठीक है, या जॉग कर लेना, थोड़ा धीरे धीरे दौड़ना, ठीक है, किसी प्रकार की भी एक्सरसाइज जिससे हम थोड़ा सा अपना वजन को घटा सके, वो हमारे जो है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, स्पेसिफिकली हीमोग्लोबिन A1C को कंट्रोल करने में मदद करेगी, ठीक है। उसको 6.5 जो नंबर होता है उससे, ठीक है। कुछ अब आप तो जानते हैं, हम ऐसे बहुत मरीजों को देखते हैं, तो भाई अ, अ, सिर्फ भाई चीनी खाना पे काबू करना इनफ नहीं होता है, ठीक है। और भी प्रकार के खाने होते हैं जिनको हमारे को कंट्रोल करना जरूरी होता है, ठीक है, जैसे चावल हो गया, ब्रेड हो गई, ठीक है, डबल रोटी, पाव रोटी, ठीक है, किसी प्रकार का मैगी, पास्ता, ठीक है, चावल, ठीक है, इस पर कंट्रोल करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब ये सारे जो इस प्रकार के खाना होता है हमारी छोटी आंत में पहुंचते हैं, ठीक है, वो तोड़कर अंत में एक प्रकार की चीनी ही बन जाती हैं, और वो जाकर हमारी बॉडी में, ठीक है, लिवर में, और भाई मसल में और चर्बी में, एडिपोज सेल्स में, ठीक है, फैट सेल्स में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे को डाइट पे भी काबू रखना बहुत जरूरी है। उसका मतलब जैसे हमने कहा भाई चीनी और ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो होता है चावल जैसे कम कर दिया है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे को प्रोटीन, दालें, ठीक है, ये बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। लोगों को लगता है कि भाई फल होते हैं, भाई हम खा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फल उतने खराब नहीं होते जिस तरह हम रिफाइंड शुगर, चीनी, ठीक है, जो हम भाई जो मीठा चना होता है हम जो वो खाते हैं, भाई गुलाब जामुन, केक, वो वाली चीनी नहीं है फलों में। लेकिन फिर भी जो फलों में जो चीनी है वो एक हद तक बॉडी अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। लेकिन जिन लोगों का शुगर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड होता है, या जिनका डायबिटीज बहुत में शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, या जो टाइप 1 डायबिटिक्स होता है, हम उनको कहते हैं कि भाई आप फल भी अभी मत खाइए जब तक हम आपका ब्लड शुगर और कंट्रोल में नहीं ले आते, ठीक है। तो हो सकता है, हो सके तो फल भी हमारे को कंट्रोल करना चाहिए, और इंडिविजुअल बेसिस पर हम लोगों को बताते हैं कि भाई आप खाइए या आप ना खाइए, ठीक है। तो डाइट में जैसे मैंने कहा प्रोटीन लीजिए थोड़ा सा भाई, ठीक है, थोड़ा सा आप चर्बी वाला खाना भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे को कोशिश ये रखनी है कि भाई, ठीक है, आलू, ठीक है, चावल और ये सब हम नहीं खाएं, ठीक है। और साथ ही साथ भाई हमने पहले भी बात कर रखी है कि भाई शुगर के साथ बीपी भी बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं, ठीक है, तो मोटे होते हैं, तो से बूढ़े होते हैं, ठीक है। तो हमारे को भाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये 3 नॉन मेडिसिन या नॉन इंसुलिन तरीके होते हैं, ठीक है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में या टाइप 2 डायबिटीज को कभी कभी रिवर्स करने में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है। तो अभी हमने जो है दो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी टाइप जो डायबिटीज होती है उनके बारे में बात किया। हमने कहा था कि भी और भी प्रकार की थोड़ी मोटी डायबिटीज होती हैं जिसके ऊपर हम जितने हम उनको इतना ज्यादा तो नहीं देखते हैं अपने क्लिनिकल सिनारियो में, लेकिन हो सकता है। तो इसमें मैं ज्यादा वक्त नहीं स्पेंड करूंगा, इसमें मैं बस आपको एक आइडिया दे देना चाह रहा हूँ इन शब्दों के बारे में, ठीक है। तो जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, ये एक ऐसी वही डायबिटीज होती है जो प्रेग्नेंट औरतों में होती है। बेसिकली इसका ये होता है, मतलब ये होता है कि भाई जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है उससे पहले उसको शुगर की बीमारी नहीं होती, लेकिन प्रेगनेंसी में, ठीक है, यूजुअली 12वां या 16 हफ्तों के बाद प्रेगनेंसी के उनका ब्लड शुगर बढ़ने लग जाता है। और भाई 6 हफ्तों के बाद जब डिलीवरी हो जाती है, 6 हफ्तों के बाद, उसके डिलीवरी के 6 हफ्तों के बाद उनका ब्लड शुगर नॉर्मलाइज कर जाता है। तो वो होती है जेस्टेशनल डायबिटीज जो, ठीक है, प्रेग्नेंट औरतों में होती है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर एक प्रेगनेंसी के साथ जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई तो आगे चल के उसी औरत का नॉर्मल डायबिटीज होना, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क और बढ़ जाता है। और अगर वो उनका आगे चल के दूसरा या तीसरा बच्चा होता है तो उसमें भी उनको जेस्टेशनल डायबिटीज होने का रिस्क होता है, ठीक है। फिर दूसरा प्रकार का होता है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, MODY। इसके बारे में मैं इतना ही सोचता हूँ कि भाई अगर ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर मैं इसको एक ही लाइन में बोलना पड़े तो मैं इसको सोचता हूँ कि भाई टाइप 2 डायबिटीज जो बूढ़े लोगों में होती है, ठीक है, वो अगर नौजवान लोगों में होने लग जाए तो हम उसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग बोलते हैं। तो अगर
टाइप 2 डायबिटीज 25 साल से कम उम्र के लोगों में होती है, तो हम उसको कभी कभी मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग बोलते हैं। फिर कुछ ड्रग्स के साथ, ठीक है, मेडिसिन के साथ, दवाइयों के साथ रिलेटेड होती है उस डायबिटीज। उसमें से एक सबसे जरूरी जो दवा होती है, जो हम काफी हद तक यूज करते हैं, वो होती है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स होता क्या है, ठीक है, वो हमारे मसल्स को तोड़ देता है, ठीक है, लिवर में जो होता है ग्लूकोज और बनाने में मदद कर देता है, ठीक है, तो और इंसुलिन को कम करने में मदद करता है। तो बेसिकली जो लोगों को स्टेरॉइड बहुत लंबे अरसे के लिए मिलता है, उनका ब्लड शुगर बढ़ते रहता है, बढ़ा हुआ होता है, और आगे चल के उनको शुगर की बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाता है। उसी तरीके से भाई अगर किसी को मेटोप्रोलॉल या लेसिक्स देते हैं बहुत लंबे अरसे के लिए, उनमें कभी कभी जो होता है शुगर की बीमारी होने का चांस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बारी जो आपका जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी होती है उसको कम कर देती है। और अंत में जिन लोगों को देखा गया कि भाई कभी कभी हेपेटाइटिस सी या कभी कभी हेपेटाइटिस बी हो जाता है, ठीक है, वो आपके वही जो इंसुलिन के बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वार कर देते हैं, ठीक है, और इंसुलिन को घटा देते हैं, और उसको पेशेंट को डायबिटीज होने का चांस बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज इन समरी सबसे कॉमनली इनकाउंटर्ड डायबिटीज होती हैं। टाइप 2 सबसे ज्यादा कॉमनली इनकाउंटर्ड होती है, ठीक है, और उसके अलावा 4 और छोटे छोटे टाइप की डायबिटीज होती हैं। जेस्टेशनल जो प्रेगनेंसी में पाई जाती है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज जो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज की तरह होती है लेकिन और नौजवान लोगों में होती है, कुछ ड्रग्स के साथ जैसे स्टेरॉइड्स के साथ एसोसिएटेड होती है, और हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ कभी कभी एसोसिएटेड हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा डायबिटीज का टॉक, ठीक है।